नमस्कार फ्रेंड्स, आज के परिचर्चा में हमारे बीच जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व जो मॉडर्न फाइनेंशियल एक्टिविटीज में एक महारत हासिल किए हुए और पूरी दुनिया को, भारत ही नहीं अमेरिका और बहुत सारे ऐसे देश, कनाडा भी मेरे ख्याल से, उन देशों में अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज और नॉलेज और उसके साथ इंथुजियास्टिक अप्रोच के साथ एक बेहतर अवेयरनेस पहुंचाने वाले एक हमारे भारत के रत्न जगमोहन सिंह। वो कि जो आपको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कमी नहीं महसूस होने देते, चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, MBA हो ना हो, चार्टर अकाउंटेंट हो ना हो, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो ना हो, लेकिन आपके बिजनेस और बिजनेस से संबंधित उन बातों को वो ऐसे फ्लो में बताते हैं जिससे कि आपका कैश फ्लो इकोनॉमी रिच हो जाए और आपकी बिजनेस स्ट्रेंथफुल हो जाए। इन्होंने दिल्ली में जन्म लिया, MCOM किया, CA हैं, MBA हैं, CFP हैं और ISA हैं। कैश फ्लो कोच भी हैं, ऑथर भी हैं, किताबें भी लिखी इन्होंने, और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खासकर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और फाइनेंशियल इंडिया की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये। तो दूसरी बात, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2022 जो लंदन में मिला इनको, दूसरा अवार्ड इनको मिला बेस्ट कैश कोच का अवार्ड इनको टाइम्स ग्रुप में दिया। टाइम्स ग्रुप मतलब एक प्रिंट मीडिया का एक ऐसा ग्रुप है कि जो इंडिया में खासकर प्रिंट मीडिया में एक अपनी बहुत बड़ी दबदबा रखती है और उन टाइकून्स को, खासकर ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है जो भारत को बनाने में, स्ट्रेंथफुल करने में, भारत को ग्रो करने में मदद करते हैं, वैसे लोगों को अवार्ड करती है। तो उनको ये 23 में अवार्ड मिला टाइम्स बिजनेस ग्रुप के द्वारा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ और अवार्ड के साथ इन्होंने और बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। ये इनका नटसेल में एक परिचय रहा है। अवार्डों के साथ आज हमारे बीच हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जगमोहन जी, आप एक कंट्री के एसेट हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंडियन इकोनॉमी में जो फाइनेंस का पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सभी लोग एज ए फाइनेंस के स्टूडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप बिजनेस में हो या बिजनेस में ना हो। दुनिया पूरी तरह से गवर्न होती है तो बिजनेस सेंटर होता है, चाहे हम उससे परिचित हो या परिचित ना हो। आपने एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर की भांति आपने बिजनेस को, खासकर फाइनेंस मैनेजमेंट को, कैश फ्लो इकोनॉमी को आपने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। इंडिया में ही नहीं, अब आप ऑपरेशन करने कनाडा और अमेरिका में भी जाते हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने इनहेरिट किया होगा, आपने बहुत ऐसी चीज़ें सीखी होगी और उसके लिए कहाँ से ये जील उत्पन्न हुआ कि हमको फाइनेंस सेक्टर में काम करना है और फाइनेंस सेक्टर में भारत को, अपने देश को गौरव बढ़ाना है। कहाँ से शुरू हुआ ये जर्नी आपका? देखिए, इसकी शुरुआत वहाँ से हुई जब हम अपनी जड़ों में, अपने इतिहास में जाकर देखते हैं ना, तो भारतीय अर्थशास्त्र जो है, जो चाणक्य जी के समय के ऊपर जो अर्थशास्त्र लिखा गया है ना, मनी की मैनेजमेंट तो पूरी तरह से वहाँ पर लिख दी गई है। शायद यही कारण था कि भारत सोने की चिड़िया रहा। कैश रिजर्व क्रिएट करना, पैसे को संभालना, तिजोरी सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं भारत की अर्थव्यवस्था की देन है। लेकिन समय के चलते हम भूलते चले गए। मुगल साम्राज्य आया तो अंग्रेज आए तो हमारी जो विरासत है हम उसको भूल गए। लेकिन जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया, वो इतना डिटेल इन डेप्थ कोर्स होता है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल CA बनने में लगाए। बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग होती है। तो मैं बहुत धन्यवाद हूँ अपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने इस गहराई से मुझे स्टडी करने का मौका दिया।
उसी दौरान जब मैं और इन डेप्थ में स्टडी करता रहा कि ये डेबिट क्रेडिट भारत में आया कहाँ से, तो वहाँ से फिर मेरी पहचान हुई अपने अर्थशास्त्र के साथ में। तो मुझे वहाँ पर ये लगा कि जितना मुश्किल तरीके से फाइनेंस को और कैश फ्लो को दिखाया जाता है ना, या पढ़ाया जाता है स्कूलों में तो कुछ नहीं पढ़ा रहे, मात्र ऊपर ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं। कॉलेजेस के अंदर भी ऊपर ऊपर की जानकारी हो रही है। बस वहीं से मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई कि ये असली ज्ञान ना हर किसी के पास ये पहुंचाना है, ताकि इंसान के रूप में बहुत ही समृद्ध जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। एक ही कारण है, इतने रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि इंसानियत जो है वो कई सदियों तक ना इस पृथ्वी पे अच्छे से रह सकती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज भी गरीबी इतनी ज़्यादा है, इंसान भूखा सो रहा है, काम आज नहीं करेगा, पेट नहीं भरेगा, कई लोग कुपोषण का शिकार है। ऐसा क्यों? ये सारा का सारा ना मनी की मिसमैनेजमेंट है, पर्सनल लेवल के ऊपर, देश के लेवल के ऊपर। आपने देखा श्रीलंका के साथ में क्या हुआ, वो देश के लेवल की अर्थव्यवस्था थी। जो गरीब आज भूखा सो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल फाइनेंस की मैनेजमेंट है। कितना अच्छा होगा ना सबको इस फाइनेंस की नॉलेज हो जाए, तो हर कोई खुशी से और भरपेट खाना खा के सोएगा। ये मेरा प्रण है जिसके ऊपर मैं लगा हूँ। जी जगमोहन जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि चाणक्य से आप इंस्पायर्ड हुए कि आपके देश में एक ऐसे रत्न भारत के कि जो उन्होंने वेल्थ की बात सबसे पहले की। और वेल्थ अपने आप में इन टोटल इकोनॉमी है। अगर वेल्थ की बात कहते हैं तो उसमें हेल्थ भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पॉलिटिक्स भी आ जाता है, उसमें वेल बीइंग आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वेल्थ की बात भारत में हुई और आपने उसी परिपाटी को बढ़ाने की कोशिश की है। तो जगमोहन जी देखिए, भारत की अभी की अर्थव्यवस्था पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि पीछे की अर्थव्यवस्था पे बात करूंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन अभी की बात अगर मैं करूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के गौरव, जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जब वो फाइनेंस मिनिस्टर से तब से भी देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंडिया के उस बंद पोटली वाले इकोनॉमी को उन्होंने खोल दिया और ओपन इकोनॉमी कर दिया। लोगों को ये लग रहा था क्या कि अब यहाँ पे रोजगार खत्म हो जाएगा। भारत एक ऐसी फ्रेग्रेंस है, इकोनॉमिकल फ्रेग्रेंस है, छुई मुई जैसा कोई कि छू दे तो डर जाएगा, लेकिन भारत शेर की तरह दहाड़ा और पूरी दुनिया में एक बड़ा मार्केट बन के उभरा और यहाँ से माल बाहर भी जाने लगे और वहाँ से यहाँ भी आने लगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा, इम्पोर्ट तो बढ़ा और हमारी इकोनॉमी जो कमज़ोर होने की उम्मीद की जा रही थी वो मजबूत होने लगी। तो मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमी में जो आपने स्ट्रेंथ देखा होगा, क्या वो भी कारण रहा और क्या क्या चीज़ें थी कि जो आप उस चीज़ों को लेकर मॉडर्न इकोनॉमी में, आज के डेट के इकोनॉमी में अप्लाई किया है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब इकोनॉमी ओपन हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने से, जब इकोनॉमी की, मनी की, फाइनेंस की, पैसे की किसी पढ़े लिखे इंसान ने बात की, तो ना एक फ्री इकोनॉमी की बात हुई। जो टैलेंट था वो खुलकर सामने आया, लाइसेंस राज खत्म हुआ, तो वहाँ से इकोनॉमी की शुरुआत होनी शुरू हुई। उनके द्वारा जो शुरुआत किए गए कदम हैं, तो आगे आने वाले कदम हैं, तो आगे आने वाली सरकारों ने भी उसको बढ़ाए हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न से लेके ऑनलाइन जीएसटी जमा कराने से लेके सारे के सारे काम जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर हो रहे हैं। आज भारत की अपनी मल्टीनेशनल कंपनियां बन रही हैं, पहले बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया के अंदर आ रही थी। रूल सिर्फ एक ही है कि फ्री इकोनॉमी प्रोवाइड करना, टैलेंट के ऊपर भरोसा करना और सही नॉलेज, सही जानकारी, सही फाइनेंस का ज्ञान सही समय पर, राइट टैलेंट को सही समय पर प्रोवाइड करना, यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का और तरक्की करने का। जी, आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही। राइट टाइम पे राइट डिसीजन, जो कि उस टाइम में लिया गया फ्री इकोनॉमी का। और आज हमारे देश के गौरव करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी होगी, तो इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, खासकर इंटरप्रेन्योर्स का। और उस इंटरप्रेन्योर्स के पीछे जो आप जैसे लोग पाथ फाइंडर हैं, आप जैसे लोग कोच हैं, आप जैसे लोग उनको कहते हैं कि आप इंडिया, मेक इन इंडिया वाली प्रोडक्ट बनाओ, आप मेड इन इंडिया वाली प्रोडक्ट बनाओ, इंडिया को बेहतर करो। तो ये सारे जो
प्रोडक्ट्स हैं या जो हमारे भारत को रचने और गढ़ने का काम कर रही है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है, वो सबको पूरा करने की जिम्मेवारी हम सबों को भी है। तो उसमें कैसे क्या देख रहे हैं आप कि आपकी इकोनॉमी और आपका एक्सपर्टिज्म उसमें कहाँ पे काम आ रहा है और कहाँ पे असिस्ट कर रहा है? देखिए, यहाँ पर ना बहुत ही सुंदर आपने बात कही। जब हम इकोनॉमी की और फाइनेंस की बात करेंगे ना, अगर पैसा भारत में घूमता है तो अगर कोई 100 रुपये का खर्चा करता है ना, तो उसकी वैल्यू 100 रुपये नहीं होती, उसकी वैल्यू 10,000 रुपये होती है। ऐसा कैसे कि आज मैंने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा तो मेरे लिए वो परचेज़ हो गई, रॉ मटेरियल खरीद जिसने बेचा उसके लिए इनकम हो गई। अब वो उसके आगे लेबर की पेमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाले की इनकम हो गई, तो इसकी स्पेंडिंग उसकी इनकम बनी, अब उसकी स्पेंडिंग दूसरे की इनकम बनेगी। इसलिए 100 रुपया जो भारत के अंदर खर्चा जाता है वो 1000 तो क्या 10,000 के बराबर की वैल्यू को क्रिएट करता है। इसलिए बहुत 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 ज़रूरी था कि इकॉनमी ओपन हो, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि फाइनेंस की समझ सबको दी जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि फ्री ट्रेड का सिस्टम यहाँ पर अपनाया जाए। इसलिए मेक इन इंडिया के कंसेप्ट से मैं पूरी तरह से सहमत भी हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे मन को आज भी विचलित करती है, वो ये करती है, इतना महत्वपूर्ण फाइनेंस विषय होने के बावजूद भी स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। आज भी बच्चों को 12वीं क्लास तक जमा घटा ही पढ़ाई जा रही है। बिजनेस स्टडी के नाम पर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है। ये प्रैक्टिकल केस स्टडी जो हम MBAs में करते हैं, CS में करते हैं, ये प्रैक्टिकल केस स्टडी एग्जाम्पल कब हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आएंगे, इसके लिए ये मैं प्रयत्नशील हूँ, पूरी तरह से प्रयत्नशील हूँ। उसके लिए मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर भी बनाया है। एक वेबसाइट है जिसके अंदर कोई भी चाहे वो 8वीं पास है तो 12वीं पास है तो स्कूल में है, कॉलेज में, कहीं पर भी है, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर में जाएगा तो वहाँ पर फाइनेंस की नॉलेज ले सकता है। तो इसलिए जितना टैलेंट भारत के अंदर अवेलेबल है ना, आप हमारे भारत के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो जी। वो कुछ भी परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन सही जानकारी सही समय पर अवेलेबल करवाना ये हमारा कर्तव्य है। जी देखिए, हम लोग तो बहुत गौरवान्वित हैं और प्रिविलेज्ड हैं कि आप जैसे युवा, आप जैसे यंगस्टर्स और आप जैसे फ्रेंड हमारे इकोनॉमी को मजबूत करने में इस तरह सशक्त हो रहे हैं। और जो आपने कहा कि हमारे उस लेवल में इकोनॉमी के समझ और सोच को लेकर जानी है जहाँ से इकोनॉमी पनपती है, जहाँ से इकोनॉमी मूव करना शुरू करती है और देश को ग्रो करती है, तो एक तो बहुत गौरव की बात है। कट कर रहे हैं ना बीच बीच में? अरे भाई, तो बीच बीच में जगमोहन जी, जो हम लोग परिचर्चा में बातों को रखा है कि जो भारत की अभी इकोनॉमी है एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे है। क्यों? क्योंकि अभी कोविड से हम उभरे हैं और भारत के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में अब पहचानी जाने लगी है। कोविड में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलने का काम है, और हमारे आपके जैसे करोड़ों युवाओं ने भारत को संभाल लिया और डे नाइट एक कर दिया और आपदा को अवसर में बदल दिया। और उन्होंने बहुत ऐसे प्रोडक्ट जो इंडिया में कभी सोचे नहीं जा सकते थे, अरबों अरबों के एक्सपोर्ट होने लगे। इसके बाद भारत एक अपने आप में पूरी दुनिया में जाने लगा। तो क्या ऐसा आप चीज़ देखते हैं कि हमारे युवाओं को उस इकोनॉमी के पार्ट को जरूर जानना चाहिए, चाहे वो उस सेक्टर से बिलोंग करता हो या नहीं करता हो? मेरा बहुत दिल से मानना है कि इन्फॉर्मेशन ना आज की दुनिया के युवाओं की शक्ति का संपूर्ण केंद्र है। दुख मुझे इस बात का होता है जब युवा लोग रात को सोने से पहले फेसबुक ऊपर नीचे करके देख रहे हैं, यूट्यूब ऊपर नीचे करके देख रहे हैं, रील्स के अंदर ही समय बर्बाद कर रहे हैं। उसकी जगह मेरा युवाओं से आग्रह है कि आप अपनी लाइफ का डिसिप्लिन बनाएं। समय पर सोना है, सोने से पहले आपका जो 1 घंटा ज्ञान अर्जित करने का है, रात का खाना खाने के बाद का जो 1 घंटा है वहाँ पर ध्यान लगाएं। अपने जिस विषय के ऊपर, चाहे वो फाइनेंस ही है, कुछ उसके बारे में पढ़ें। जब वो पढ़कर सोते हैं और आपका माइंड ना 24 घंटे काम करता है, जब सुबह फ्रेश माइंड से उठते हैं तो कोई ना कोई नए विचार आपके दिमाग के अंदर आते हैं। एक बात, इन्फॉर्मेशन ही इस दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। 2 तरह के लोग होंगे इस दुनिया के अंदर, वो जो कि इन्फॉर्म्ड हैं, वो जो कि इन्फॉर्म्ड नहीं है। जो इन्फॉर्म्ड नहीं है ना, वो अकेला है, बेरोजगार है, वो बेचारा परेशान है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन के साथ में आगे बढ़ रहा है ना, इसलिए
इंटरनेट के ज़माने में सारी की सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग इस बात पे लगाने की ज़रूरत है कि अपने समय का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट में कर रहे हैं कि नॉलेज बढ़ाने के अंदर कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी सभी युवाओं से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, और अपने स्किल्स के अंदर महारत करना भी बहुत बहुत जरूरी है। जगमोहन जी, आज के ट्रेनिंग में हमने देखा कि आपने बहुत सारी विषयों को आप टैकल किए, लेकिन आज मुख्य बिंदु क्या थे कि जिस पे आपने टॉक किया और वो आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर उस युवा इंटरप्रेन्योर्स को जो हमारे देश को बना रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने बिंदु कवर किया वो मैंने बोला कि बिजनेस का एक डैशबोर्ड आपको बनाना है। जब तक बिजनेस का स्कोर कार्ड जो है वो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितनी दे रहा है, जीपी मार्जिन कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट का मार्जिन कितना आ रहा है, इन्वेंट्री टर्न कितनी है, मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ लेकिन कैश प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। क्रिकेट का स्कोरबोर्ड होता है ना, तो वैसे ही बिजनेस का एक डैशबोर्ड होना चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा, चलो डैशबोर्ड देख लिया तो क्या करें, कैश फ्लो का मॉडल। बिजनेस हमेशा एक मॉडल के द्वारा किया जाता है, तो क्या आपके बिजनेस का मॉडल तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो उसको तैयार करो, और कैश फ्लो के रूल के हिसाब से आपने बिजनेस करना है। अगर सैलरी हर महीने की 7 तारीख को पे करनी है तो करनी है, ऑन टाइम करनी है तो करनी है, खर्चों का 3 महीनों का रिजर्व बना के चलना है तो रिजर्व बना के चलना है। इस तरह से कुछ इस तरह के कैश फ्लो के रूल हैं जो आपको अपनाने चाहिए। उसके बाद क्या हमें महीने में एक बार अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देखना चाहिए? देखना ही चाहिए, उसको फाइनेंशियल समरी बोलते हैं। तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रहा? फाइनेंशियल समरी को देखना। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सब कुछ देखना कब है? मंथली बोर्ड मीटिंग के अंदर। हर कंपनी में एक बार मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, जहां पर कंपनी के सभी मैनेजमेंट के लोग बैठें और विचार करें कि जो पिछला महीना ख़त्म हुआ है उसके अंदर क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कहाँ सुधार की आवश्यकता थी, इस महीने क्या करने जा रहे हैं। एक बार जब बैठ के हम चिंता नहीं चिंतन करते हैं ना, तो चिंतन से तो बहुत बड़ा आप कैश फ्लो का रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। ये 4 मुख्य बिंदु रहे आज की मीटिंग के। अच्छा जगमोहन जी, बड़ी अच्छी वार्ता हो रही है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी अब टोटल फाइनेंस के ऊपर डिपेंड हो गई है, क्योंकि दुनिया में जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है, जो ताकतवर है वही राज करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अब हमारी इकोनॉमी और हमारे अर्थशास्त्र में, व्यवस्था में भी लागू हो गई है। तो आप वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को कहाँ देख रहे हैं एक एक्सपर्ट के नज़रिए से? देखिए, आज का समय ना सबसे बेहतरीन समय है। उसका पहला कारण है, आप अमेरिका की तरफ देखो, उनकी वो वाली जनरेशन जिसने कमाल कर दिया था पूरे विश्व के अंदर, वो जनरेशन बूढ़ी हो गई है और चली गई है। यंग जनरेशन उस कैपेबिलिटी से नहीं आगे बढ़ पा रही है। अमेरिका को भी तो इंडियन टैलेंट ही रूल कर रहा है, और बैंक तो आजकल अमेरिका में फेल हो रहे हैं। सिलिकॉन वैली का सुना ही होगा आपने, और ना जाने अर्थव्यवस्था में ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका जो वर्ल्ड की इकोनॉमी हुआ करता था, चाइना उसको मात दे रहा है, और इन सब के बीच में जो एक उभरती हुई ताकत निकल कर आई है, स्टेबिलिटी की वजह से, वो भारत निकल कर आया है। आप देखिए, भारत ने अब रुपए के अंदर भी व्यापार करना शुरू कर दिया है। हम जो डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं वो रुपए में खरीद रहे हैं। हमारा यूपीआई का सिस्टम जो रुपए में खरीद रहे हैं। हमारा यूपीआई का सिस्टम जो भारत में इतना कामयाब हुआ, वीज़ा, मास्टर कार्ड के ऊपर 1% 2% चार्जेस लगते हैं, यूपीआई में कोई चार्जेस ही नहीं लगते। और यूपीआई की पेमेंट को जर्मनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, और यूरोपियन कंट्री भी भारत की प्रभुत्ता को स्वीकार कर रही हैं। भारत अपने डिफेंस के इक्विपमेंट खुद बना रहा है, जिसकी वजह से 100 रुपये 10,000 रुपये के बराबर हैं। बाहर के लोग इंडिया से टेक्नोलॉजी बाई कर रहे हैं। इनसाइट सैटेलाइट हम खुद अपने बाहर छोड़ रहे हैं, दूसरी कंट्रियां भी हमारे थ्रू सैटेलाइट ऊपर भिजवा रही हैं। इसका मतलब है कि नंबर 1 विश्व की इकोनॉमी को बनने से अब कोई रोक सकता नहीं। जी, अब तो विजय अभियान शुरू हो चुका है। जी देखिए, जब आप जैसे पुरोधा और आप जैसे मास्टर, आप जैसे स्पीकर, आप जैसे पाथ फाइंडर हमारे इकोनॉमिस्ट और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे युवा एंटरप्रेन्योर के साथ होगा, भारत को विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे युवाओं को जो इंडस्ट्री लगाया है, शुरू किया है बिजनेस, क्योंकि आपने भारत के बारे में जितनी बात कही वो बिल्कुल 100% वैसे ही होती जा रही है और वही होगी। ये सब हम सबों की परिकल्पना है और सच्चाई भी है। तो आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और
इंडस्ट्री से बाहर भी जो जीवन जी रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं तो है, तो उन सबों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस बात पे उसको जरूर ध्यान देना चाहिए जिससे भारत के लिए भी एसेट बने और अपने फैमिली के लिए भी वो एसेट बने? युवाओं को जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई है उनको तो सबसे पहली मैं बात बोलना चाहूँगा, अपने इमोशन से तो काम करना ही करना है, लेकिन सिर्फ इमोशन और जज्बातों से काम नहीं करना, साथ में दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, खास तौर पे कैश फ्लो के एरिया के अंदर। जितनी चद्दर है उतने पाँव पसारने हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से बैंकों से लोन ले लो, टर्म लोन ले लो, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले लो, लॉस मेकिंग करते रहो, कुछ ना होता इससे। होता है आपके बुलंद इरादे से, होता है आपके बिजनेस मॉडल से। छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, लेकिन बढ़िया स्केल पे काम करो। एक बार आपकी इंडस्ट्री का स्केल सेट हो जाएगा ना, तो उस स्केल को मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बहुत जल्दबाजी करते हैं, कौतुकता करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, उसने इतनी इंडस्ट्री लगा दी, मैं क्यों नहीं लगा सकता, इतना लोन लगा दो, इतना पैसे ले दो, उस चक्कर में होना तो क्या है, जितना है उतना भी बर्बाद हो जाता है। युवाओं, अपने जज्बातों पे ध्यान रखो और धीरे चलो, थम के चलो, प्यार से चलो, लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल का होरिजन लेके चलो। रातों रात अमीर नहीं बनना है, 3 से 5 सालों में अपने बिजनेस के द्वारा देश की तरक्की में योगदान देना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने देश के इकोनॉमी को बहुत ही ऑन टिप समझाया और देश के युवाओं को जो आपने बताया वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। और देश के युवा इसके ऊपर अमल करें तो देश एक अपने उस अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगी जिसका हम लोग सपना देखते हैं। अब मैं आपसे वो एक नटशेल में बात जानना चाहूँगा कि हम सभी लोग जो इकोनॉमी के पार्ट हैं, आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं कि जिसको मीट करने में हम युवाओं को और देशवासियों को, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो, क्योंकि आप उस पोजीशन पे हैं, आप उस जगह पे हैं जहां से आपकी बातें लाखों लोगों में सुनी जाएगी और वो लोग आपकी बातों पे अमल करेंगे। हमें आज ये समझना होगा कि सरकार का एक काम है, हम युवाओं का एक काम है। सरकार का सर्वप्रथम काम है देश की सुरक्षा, तो वहाँ सरकार को पैसा खर्चना चाहिए, काम करना चाहिए। दूसरा है एजुकेशन, वहीं पर काम करना चाहिए। तीसरा है मेडिकल फैसिलिटी। ये 3 एरिया है जहाँ पर सरकार काम करे। इसके अलावा जितने भी एरिया है ना, वो देश के युवा तैयार हैं संभालने के लिए, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम सब संभाल लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन ये जो गलत सोच पैदा हो गई है ना कि सरकारी नौकरी चाहिए, सब्सिडी चाहिए, सरकार कुछ कर नहीं रही, नौकरियां क्यों नहीं पैदा कर रही, अब इस सोच को ना पूरी तरह से हमें हटाना होगा। हमारी सरकार एजुकेशन और मेडिकल और देश की सुरक्षा हमें प्रोवाइड करे, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। अब हर किसी को ना, चाहे छोटा व्यापार है चाहे बड़ा व्यापार है, हर किसी को इन्वॉल्व होना है। आप एम्प्लॉय बनो चाहे एम्प्लॉयर बनो, एम्प्लॉय बन के बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन की सहायता करो, बिजनेसमैन बन के और तरह की एम्प्लॉयमेंट करो। सिर्फ ये सरकार का काम नहीं है रोजगार देना। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना, रोजगार पैदा करना हम युवाओं का काम है, सरकार का काम है हमें सुरक्षा प्रदान करना, उस दिन देखिए देश की इकोनॉमी में 300 डिग्री तरक्की बढ़ जाएगी। बस एक सब क्वेश्चन हमारे मन में अभी आया जो आपने बताया कि जो भी युवा हम सब लोग हैं, कहीं पैसा बचत करते हैं या कोई भी हाउस होल्ड है, बहुत मेहनत से पैसा अर्न करते हैं, बचत करते हैं, तो पैसा को पैसा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और राइट वे क्या है जिसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखो ये तो मेरा सबसे प्रिय और फेवरेट एरिया है। देखिए, पैसा कमाने का सबसे तेज रफ्तार से तरीका है कि जो भी आप कमाते हैं, आप चाहे 5,000 महीना कमाते हैं कि 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, जो भी आप कमाते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आप कमा रहे हैं उसका 10%, मात्र 10% आपने अपनी सेविंग करके इन्वेस्टमेंट में लगाना है। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। जिसने इस नियम को समझ लिया, चाहे वो 100 रुपये कमाएगा 10 रुपये जोड़ेगा, 1,000 रुपये कमाएगा 100 रुपये जोड़ेगा, लाख रुपये कमाएगा 10,000 जोड़ेगा, आप मंथ बाय मंथ इसको अगर अलग करते जाओगे तो ये एकदम आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले
आपकी जेब में कुछ पैसे होंगे, आपके घर की अलमारी में कुछ पैसे होंगे, आपके सेविंग अकाउंट में पैसे होंगे, अब आपकी एफडी में पैसे आने शुरू हो गए हैं। अरे आपने किसान विकास पत्र ले लिया, अच्छा आपने मेडिक्लेम भी करा लिया, अब तो टर्म इंश्योरेंस ले लिया आपने, अरे वाह, अब तो आपने नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी लेने शुरू कर दिए हैं। अब आपका दिल बढ़ रहा है, तो अब आपने क्या किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में लगा दिया, इंडेक्स फंड में लगा दिया, और देखिए अब आपने शेयर्स मार्केट में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है। थोड़े पैसे इकट्ठे हो रहे थे तो आपने छोटी सी रेजिडेंशियल जगह भी ले ली, अब आपने बड़ी रेजिडेंशियल जगह ले ली है, अब आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ले ली है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी ले ली है। एक बार शुरुआत करने की देर थी कि अपनी कमाई का 10%, तो पैसा है ना अपने आप को बढ़ा लेता है, ये मल्टीप्लाई करता चला जाता है। ये है सिद्धांत 10% सेविंग करने का, लगातार, बार बार, हर बार। जी, बहुत सुंदर परिचर्चा रही आज की, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सबों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई होगी फाइनेंस के प्रति, जिससे आपको लग रहा होगा कि आप भी एक वेल्दी पर्सन बन सकते हैं, आप भी अपने सारी समस्याओं के ऊपर काबू पाकर भारत के लिए एसेट बन सकते हैं। एसेट बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप तक अगर कोई पहुँचना चाहे, आपसे कोई सलाह लेना चाहे, तो आप तक पहुँचने का क्या सोर्स है जो हमारे दर्शकों को आप बता दें, जिससे कि वो दर्शक आप तक पहुँचें और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें और नॉलेज ले सकें। मेरे पास पहुंचना तो बहुत ही आसान है, आजकल गूगल है, बस गूगल के ऊपर जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, वहाँ पर कोई कमेंट लिखेंगे तो मेरे ऑफिस से रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसके अलावा जैसे ही आप देखोगे मेरी वेबसाइट है jagmohansingh.in, वहाँ पर कोई क्वेरी डालेंगे वो आ जाएगा। इसके अलावा भरी पड़ी है यूट्यूब की दुनिया और ऑनलाइन की दुनिया। इसके अलावा वहाँ पर मेरे ऑफिस के नंबर, मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नंबर सारे के सारे गूगल पे रेडीली अवेलेबल है, मुझ तक पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, फ़ोन शायद मैं ना उठा पाऊँ, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप मुझे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और मेरे ऑफिस के अंदर 100+ टीम मेंबर हैं, तो आप कोई क्वेरी रेज करेंगे, मैं और मेरी टीम पूरी तरह से आपके हर सवाल को जवाब करेंगे ही करेंगे। वो व्हाट्सएप नंबर क्या है जगमोहन जी, जो आप दर्शकों को अगर याद हो तो बता दें, जिससे कि वो नोट कर लें और फिर वो आपको। चलिए मैं बता देता हूँ, 988। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी। आज का फाइनेंशियल परिचर्चा उन गोल्डन परिचर्चाओं में से रही है कि जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ, और मैं जगमोहन जी को खास करके, क्योंकि ये फाइनेंस के एक्सपर्ट ही नहीं हैं, हमारे देश के रत्न हैं, क्योंकि ऐसे युवा ही भारत को बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे कप्तान हैं, लेकिन हम सब लोग, खासकर जगमोहन जी जैसे प्लेयर, उनके साथ खेल रहे हैं। इकोनॉमी को मजबूत करना, विश्व में भारत को मजबूत करना है, और कैश फ्लो इकोनॉमी के ऊपर जो इनका एक्सपर्टिज्म है, जो इनकी सलाह है, जो इनकी बातें हैं, वो सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए और मानना चाहिए। इन्होंने 2-3 बेंचमार्क कहे कि उदास होने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप 5,000 रुपये कमाओ या 5 लाख रुपये कमाओ, मात्र 10% इन्वेस्ट करके प्रत्येक महीना आप वेल्दी बन सकते हो, हेल्दी बन सकते हो, और आप अपने जीवन के सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। अर्थव्यवस्था अपने आप में एक विज्ञान है, और उस विज्ञान के विज्ञानी ने आपको बताया है कि आप अपने काम को आराम से करिए, स्मूथली करिए, और अपने कैपेसिटी में करिए, और उस कैपेसिटी के साथ करते करते आप एक दिन पाएंगे कि आप उन सब लोगों के बीच खड़े हैं जिनको बिजनेस टाइकून कहा जाता है। तो उन सब के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्मूथली, स्लो, और आपको पता है, जैसे जगमोहन जी ने भी बताया कि स्लो एंड स्टेडी, है ना, आराम से आप रेस जीत सकते हैं। आराम से दौड़िए, आराम से चलिए, अपनी अर्थव्यवस्था की पकड़ अपने हाथों में मजबूत डोर थामे रहिए, तो आपकी अर्थव्यवस्था, आप उसके ऑनरशिप में काम करती है। तो आज मैं बहुत बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि आपसे बात हुई और आपके नॉलेज को आप तक पहुँचाने की कोशिश किया। भारत बनेगा तो पूरा विश्व बनेगा, और हम बनेंगे तो मेरा देश बनेगा। मैं जब बनूंगा मेरा देश बनेगा, और पूरा भारत जब बनेगा तो पूरा विश्व बनेगा। यही संबंध है अर्थव्यवस्था से हमारे भारत का, क्योंकि सोने की चिड़िया फिर उस पोजीशन में पहुंचने जा रही है जिसको नंबर 1 इकोनॉमी कही जाएगी। और ये नंबर 1 इकोनॉमी जब भारत बनेगी तो वैसी इकोनॉमी नहीं होगी जो इससे पहले की
कंट्रियों ने उस पोजीशन को हासिल किया था। भारत जब नंबर 1 इकोनॉमी बनती है तो पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचती है। भारत जब नंबर 1 इकोनॉमी बनती है तो पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व की भाव से देखती है और पूरी दुनिया को डेवलप और सहयोग करने की भाव से देखती है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की ये परंपरा रही है, हमारे पुरोधाओं की, हमारी संस्कृति रही है कि भारत पूरी विश्व में एक लीडरशिप बताता हूँ 9811269798। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी। आज का फाइनेंशियल परिचर्चा उन गोल्डन परिचर्चाओं में से रही है कि जिसको मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं जगमोहन जी को खास करके, क्योंकि ये फाइनेंस के एक्सपर्ट ही नहीं हैं, हमारे देश के रत्न हैं, क्योंकि ऐसे युवा ही भारत को बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे कप्तान हैं, लेकिन हम सब लोग खासकर जगमोहन जी जैसे प्लेयर उनके साथ खेल रहे हैं। इकोनॉमी को मजबूत करना, विश्व में भारत को मजबूत करना है, और कैश फ्लो इकोनॉमी के ऊपर जो इनका एक्सपर्टिज्म है, जो इनकी सलाह है, जो इनकी बातें हैं, वो सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए और मानना चाहिए। इन्होंने 2-3 बेंचमार्क कहे कि उदास होने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप 5,000 रुपये कमाओ या 5 लाख रुपये कमाओ, मात्र 10% इन्वेस्ट करके प्रत्येक महीना आप वेल्दी बन सकते हो, हेल्दी बन सकते हो, और आप अपने जीवन के सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। अर्थव्यवस्था अपने आप में एक विज्ञान है, और उस विज्ञान के विज्ञानी ने आपको बताया है कि आप अपने काम को आराम से करिए, स्मूथली करिए, और अपने कैपेसिटी में करिए, और उस कैपेसिटी के साथ करते करते आप एक दिन पाएंगे कि आप उन सब लोगों के बीच खड़े हैं जिनको बिजनेस टाइकून कहा जाता है। तो उन सब के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्मूथली, स्लो, और आपको पता है जैसे जगमोहन जी ने भी बताया कि स्लो एंड स्टेडी, है ना, आराम से आप रेस जीत सकते हैं। आराम से दौड़िए, आराम से चलिए, अपनी अर्थव्यवस्था की पकड़ अपने हाथों में मजबूत डोर थामे रहिए। तो आपकी अर्थव्यवस्था, आप उसके ऑनरशिप में काम करती है। तो आज मैं बहुत बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि आपसे बात हुई और आपके नॉलेज को आप तक पहुँचाने की कोशिश किया। भारत बनेगा तो पूरा विश्व बनेगा, और हम बनेंगे तो मेरा देश बनेगा। मैं जब बनूंगा मेरा देश बनेगा, और पूरा भारत जब बनेगा तो पूरा विश्व बनेगा। यही संबंध है अर्थव्यवस्था से हमारे भारत का, क्योंकि सोने की चिड़िया फिर उस पोजीशन में पहुंचने जा रही है जिसको नंबर 1 इकोनॉमी कही जाएगी। और ये नंबर 1 इकोनॉमी जब भारत बनेगी तो वैसी इकोनॉमी नहीं होगी जो इससे पहले की कंट्रियों ने उस पोजीशन को हासिल किया था। भारत जब नंबर 1 इकोनॉमी बनती है तो पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचती है। भारत जब नंबर 1 इकोनॉमी बनती है तो पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व की भाव से देखती है। भारत पूरी विश्व में एक लीडरशिप, आर्थिक लीडरशिप, सामाजिक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, और हमारे लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया के लिए। तो वो गौरव के क्षण होंगे जब हम बनेंगे, भारत बनेगा, पूरा भारत बनेगा, पूरी दुनिया बनेगी। तो आज के परिचर्चा का यही मूल मंत्र था। जगमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।